जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं फ्री क्रैश कोर्स फॉर एनडीए सीडीएस एंड एफकैट। सो हियर वी गो। आज की क्लास में हम साइंस की सेकंड लेक्चर है हमारा ये, और हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और इस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिएगा, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर में हम पहले तो क्लासिफाई कर देंगे मैटर को दो चीजों के अंदर। पहला एक होगा हमारा प्योर सब्सटेंस और दूसरा हमारा होगा इम्प्योर सब्सटेंस। कोई चीज या तो प्योर हो सकती है या उसके अंदर कोई मिलावट हो सकती है। अगर मिलावट है उसमें किसी भी तरीके की, वो इम्प्योर सब्सटेंस में आ गया। ठीक है, आगे प्योर सब्सटेंस में हम दो चीजों को समझ सकते हैं। एक हम समझेंगे एलिमेंट को, एक दूसरा हमारा होगा कंपाउंड। इनका बेसिक लेवल पे हमें डिफरेंस समझना है। अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम इनको अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है? हर वो चीज जो आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हो, जैसे आपने देखा वहां पे हाइड्रोजन है, वहां पे कॉपर है, तो ये वहां पे कार्बन है, तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या कहलाएंगी? एलिमेंट्स। कि इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। गॉट इट? फिर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है यही एलिमेंट्स एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर जुड़ते जाते हैं और ये एक नई तरह का एलिमेंट बना लेते हैं, नई तरह की चीज मैटर बना लेते हैं। तो उसको कहा जाता है कंपाउंड। कैसे सर? है फिक्स composition can be break down into elements by chemical and electrochemical reaction। एग्जांपल सर, इसका तो हाइड्रोजन हो गया है ना, इसका हो गया वाटर का फॉर्मूला सभी को पता है, दैट इज H2O। कि हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम अगर मिलेगा तो पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जो पानी का एक मॉलिक्यूल बना है एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर मिक्स करने के बाद, तो वो पानी आपका कहलाएगा कंपाउंड। तो ये हो गया प्योर सब्सटेंस। अभी तक इसके अंदर हमने कुछ मिक्स नहीं किया, पानी है हमारा, पानी जैसा दिखता है, तो दैट इज क्लियर। अब आ जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ कि इम्प्योर चीजें क्या होती हैं। इम्प्योर को आप दो चीजों के अंदर फिर से क्लासिफाई कर दोगे, या तो होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आपकी जो यूनिफॉर्म है उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी, और इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहेगी। सर मतलब समझाओ ना क्या होता है इसका। कि आपने चीनी ली और एक गिलास में पानी लिया, पानी के अंदर आपने चीनी डाली, उसको मिक्स किया, तो वो पानी के अंदर चीनी पूरे पानी के अंदर मिक्स हो गई। ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर का पानी मीठा हो गया और नीचे का पानी फीका रह गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो जो चीनी है वो यूनिफॉर्मली पूरे पानी के अंदर मिक्स हो गई, तो उसको कहा जाता है आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी होमोजेनियस आपका मिक्सचर या होमोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब कि जिसमें आपने जस्ट चीजें उठाई और एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दी, और वो एक दूसरे के अंदर अच्छे से पूरी तरीके से नहीं मिली। जैसे आपने मिट्टी ली और इधर आपने ले लिया नमक, तो आपने दोनों को नॉर्मली मिक्स कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हर एरिया पे आपकी जो मिट्टी है वो नमक के अंदर पूरी तरीके से घुली होगी, घुली नहीं होगी, वो अलग से आप दिख रही होगी आपको। आप दूर से देख के भी उनको अलग अलग कह सकते हैं कि ये मिट्टी है और ये वाला नमक है। तो ये आपका हो गया इम्प्योर मिक्सचर्स के अंदर हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में और चीजें समझते हैं और पढ़ते हैं। तो इट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ये तो हमने पढ़ ही लिया, ये तो नहीं होता है। तो सर इसके अंदर आगे क्लासिफाई करते हैं इसको तीन चीजों के अंदर। पहला मेटल्स के अंदर, दूसरा मेटलॉइड्स के अंदर, और तीसरा नॉन मेटल्स के अंदर। मेटल्स की जो ये प्रॉपर्टी है इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? स्टेटमेंट बेस आएगा। आर मेटल्स, ये मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, या फिर इसको उल्टा सीधा करके पूछ लेगा क्या ये ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल होता है कि आप उनको ना पीट पीट कर शीट्स बना सकते हो। तो मेटल के बना सकते हो सर? बना सकते हैं। डक्टाइल होता है मतलब तार बना सकते हो उनकी, बना सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बिल्कुल होता है। इवन सोनरस होते हैं कि आप उनकी घंटी बजा सकते हो, उनकी हेल्प से आवाज आएगी उनमें से। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? हो गए आपका कॉपर, गोल्ड और आयरन, आपके मेटल के एग्जाम्पल हो गए। बात करते हैं मेटलॉइड्स की। इससे पहले नॉन मेटल समझ लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे? क्या पीट पीट के नॉन मेटल्स की शीट बना दोगे? नहीं बना सकते सर। क्या तारे बनाओगे नॉन मेटल्स की? नहीं बनेंगी सर। खींच के लंबे करके तारे नहीं बना सकते ना, लेकिन सोने को ऐसे खींचोगे तो बहुत लंबा धागा बन जाएगा।
बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर होते हैं और ऑक्सीजन होता है, तो ये नॉन मेटल हो गए। ये दोनों क्लियर है। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो मेटलॉइड्स ऐसे होते हैं जो भाई कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल्स की शो कर देते हैं और कुछ प्रॉपर्टी शो कर देते हैं नॉन मेटल्स की। एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक। ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स क्या होता है। अभी ना आपके एग्जाम के अंदर कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में से। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। The compound is a pure substance, जैसे कि मैंने बोला था, made up of 2 or more elements combined chemically into a definite ratio. Definite ratio is must. क्यों? क्योंकि H2O ही वाटर होगा, चाहे वो पानी कहीं का ले आओ, आप टूटी का ले आओ, सागर का ले आओ, समंदर का ले आओ, नदी का ले आओ, पहाड़ों का ले आओ, वो होगा H2O ही। लेकिन कभी भी HO पानी नहीं होगा या H5O पानी नहीं होगा, होगा H2O ही पानी। तो एक फिक्स रेशियो के अंदर ही जब वो चीजें मिक्स होंगी तभी वो वाला कंपाउंड बनेगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों सर, कैसे? ये कह रहा है भाई कि जिससे कंपाउंड मिलके बना होता है ना, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उनसे अलग होती है। एग्जांपल सर, पानी। पानी किससे मिलके बना है? जैसे हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन से मिलके बना है सर, और ऑक्सीजन से मिलके बना है। भाई ऑक्सीजन तो आग लगाने में काम आती है, हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल होती है, लेकिन पानी आग लगाता है, बुझाता है? तो पानी आग बुझा रहा है। तो सेम कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल ऑपोजिट या डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी किसकी? कंपाउंड की हमेशा। अगर उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं है तो मतलब वो क्या है? वो एक मिक्सचर है। कंपाउंड हैज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर सिंपल सा एग्जांपल, हमारा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड इज ए होमोजेनियस सब्सटेंस। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यार आपका जो पानी होता है वो तो पूरा पानी जैसा ही होता है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे थिक पानी है, कहीं पे थिन पानी है, यहाँ पे गाढ़ा पानी है, वहां पे फीका पानी, मतलब कम गाढ़ा पानी है। तो उसकी जो कंपोजिशन है वो भी सेम होती है। Constituents elements can be separated by chemical process। तो केमिकल प्रोसेस के थ्रू इनको अलग कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो पानी में से। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके कंपाउंड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर कंपाउंड तो समझ लिया, आपने बोला था कंपाउंड में और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस आता है पेपर में, तो मिक्सचर पढ़ लो। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, और कंपाउंड मिक्स इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन। कि या तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिला दो, या 200 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स भी मिला दो, लेकिन उसको किसी भी रेशियो में मिला दो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से कि तुमने किस रेशियो में मिलाया है। इट कैन बी होमोजेनियस, ये होमोजेनियस भी हो सकते हैं, ये आपके हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर रिटेन्ड। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी जो इस मिक्सचर की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, जैसे मैंने बोला, पानी के अंदर हमने नमक मिला दिया, है ना, पानी के अंदर हमने नमक मिला दिया, तो जैसे हमने नमक मिलाया तो नमक की जो टेस्ट नमक का होता है वही टेस्ट पानी का बन जाएगा, कि वो मिक्सचर रेडी हुआ है आपका, राइट। आगे बढ़ते हैं। नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म हो जाता इसमें। एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। सिंपल फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं। जैसे मैं कह लूं कि मैंने पत्थरों में नमक मिला दिया तो मैं छान के उसको नमक को अलग कर लूंगा, पत्थर वहीं पड़े रहेंगे, है ना। या मेटल, मैंने मेटल का चूरा या लोहे का चूरा मैंने मिट्टी में मिला दिया तो मैं उसको मैग्नेट की हेल्प से अलग कर दूंगा। तो सिंपल चीजें हैं तो इसको अलग कर सकते हो फिजिकल प्रोसेस से। इट डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये कंपैरिजन आपको याद रखना है, और ये एवरी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एंड आई एम सेइंग मिलेगा तो 100% मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से याद करें। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं मिक्सचर्स की, है ना। टाइप्स ऑफ मिक्सचर और उनको सेपरेट करने का मेथड क्या हो सकता है। जैसे अगर आपके पास 2 इमिसिबल लिक्विड्स हैं, कि 2 ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहे हैं, एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, तो उनको अलग कैसे करोगे? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेगा इस बार आपके एग्जाम के अंदर कि उनको अलग कैसे करोगे। बाय यूजिंग सेपरेशन फनल, हम सेपरेशन फनल का यूज करेंगे और उनको अलग कर देंगे।
अमोनियम क्लोराइड आपको आप सैंड के अंदर मिक्स कर दोगे, कैसे निकालोगे उनको? सब्लिमेशन की हेल्प से। सब्लिमेशन क्या होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, डाइज इन ब्लैक इंक। अगर डाइज को हम ब्लैक इंक के होता है वन सॉल्वेंट डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो उसको कैसे अलग करते हो? उसको अलग करते हो आप क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ना? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोम इज ए रूट वर्ड फॉर कलर। तो एक कलर्स की हेल्प से इनको अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है, वो होता है आपका क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि कलर मतलब क्रोम, तो क्रोम जहां पे भी आपको दिखेगा लिखा, आप समझ जाओगे इसका मीनिंग कलर से रिलेटेड कुछ होगा। तो इसको कहा जाता है टाइमोलॉजी, और ऐसे वोकैब पढ़नी होती है आपको, और ऐसे आपको वोकैब भी पढ़ा रहे हैं हम लोग। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं और अपनी वोकैब को भी एश्योर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके टू मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, दो लिक्विड्स ऐसे हैं, कौन से? एसीटोन है और वाटर है, जो एक दूसरे के अंदर पूरी तरीके से मिक्स हो गए, तो उनको अलग करने के लिए आप डिस्टिलेशन करेंगे। सॉलिड पार्टिकल्स आपके जो इनसोल्यूबल फॉर्म में होते हैं, सॉल्वेंट जैसे, और लिक्विड जैसे आपका मिल्क और क्रीम है, तो इसको अलग करने के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ये आपको मेथड्स एज इट इज याद करने हैं विद द सेम एग्जांपल्स, क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी के हैं, और आपका जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी में इससे ही बनता है, तो आपको एज इट इज क्वेश्चंस या सेम एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज में आपका कभी भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सब्सटेंसेस रिटेन प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। चेंज डज नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ हीट, दिस चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। सर ऐसे नहीं मजा आ रहा, एग्जांपल दो ना। भाई बर्फ ले लो, है ना, बर्फ ले ली हमने, बर्फ का क्या करोगे यार? बर्फ को आपने फॉर्म चेंज कर दी, बट कोई नया सब्सटेंस बन गया क्या? बर्फ भी तो H2O है, वो पिघल गई तो वो क्या बन गई? पानी। पानी भी तो H2O है। तो प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई चेंज नहीं होगा, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं हुआ, क्या कोई हीट का गेन हुआ या लॉस हुआ बहुत ज्यादा? नहीं हुआ। कोई क्या रिवर्सिबल है ये रिएक्शन? बिल्कुल है। पानी को फिर से ठंडा कर देंगे तो वो बर्फ बन जाएगी, बर्फ को फिर से थोड़ा सा गर्म होने देंगे तो फिर से पानी बन जाएगा। तो ये तो हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है इसमें हमेशा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सब्सटेंस की जो है वो चेंज हो जाती हैं। लॉस होता है या तो हीट का या गेन होता है हीट का, यानी कि या तो एक्सोथर्मिक आपकी प्रोसेस होती है या एंडोथर्मिक आपकी प्रोसेस होती है। दिस चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल, कि अगर एक बार चेंज हो गया तो हो गया, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने दूध से दही बना दी, लेकिन आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो वो आपका एक केमिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन के बारे में बताऊं तो इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर सब्सटेंस। तो अब आपने लिया दो सब्सटेंस लिया आपने, कौन से? एक ले लिया सर आपने 2 चुटकी नमक, और एक ले लिया 1 गिलास पानी का। अब दो चुटकी नमक आपने पानी में डाला, उसको घुमाया, वो घुल गया, तो सॉल्यूशन रेडी हो गया आपका। लेकिन जो आपका जो नमक था जिसकी मात्रा कम थी, तो वो कहलाएगा आपका सोल्यूट, और जिसकी मात्रा ज्यादा थी, जिसके अंदर आपने नमक को घोला, वो आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। बस इतनी सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। या तो आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो आपका पानी होगा, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो पानी नहीं होगा, वो कुछ और हो सकता है, जैसे सल्फर प्लस कार्बन। आगे बढ़ते हैं, अब आपका ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं अगर आपका सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको आप कहोगे ट्रू सॉल्यूशन है। अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते तो आप कहोगे वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल, आपने शुगर ली 1 चम्मच और वो पानी के अंदर डाल दी, पानी में घुमा दी, वो मिक्स कर दी, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, तो वो आपका एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब आपका आ जाते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और नॉन सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब आपने उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, अब आपने उसमें दूसरा चम्मच चीनी डालना शुरू किया, वो डाला आपने, घुमाया घुमाया घुमाया, वो भी घुल गया। अगर उसमें और घुल सकता है सेम टेम्परेचर पे, तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है उसमें और चीजों को मिक्स करने के लिए,
तो वो आपका हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि और अच्छे से समझाऊं तो एक टाइम पे ना आपके सॉल्यूशन के अंदर ऐसा पॉइंट रीच कर जाता है कि अगर आप उसके अंदर और सेम चीज मिलाने की कोशिश करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, वो वापस से पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे, वो वहीं एज इट इज पड़ा रहेगा। तो उस कंडीशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक दो आपका अगर न्यूमेरिकल आना होगा तो इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या परसेंटेज में निकालना होगा तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 करके निकाल सकते हो। या दो चीजों पे और वो पूछ लेता है, वो आपको बोल देता है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन बताओ या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन बताओ। तो इसमें क्या करते हो आप, ऊपर जो भी आपको मास आता है हमेशा सोल्यूट का, अगर आपको मास बाय मास बताना है तो नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम बताना है तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, और इनटू 100 ऐसा आप करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब डिफरेंस समझते हैं सस्पेंशन में, कोलोइडल सॉल्यूशन में, और इवन अगर मैं आपको तीन एक साथ पढ़ाऊं कि सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, कोलोइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस समझना है तो कैसे समझोगे। आप समझ लो सॉल्यूशन तो हमने समझ लिया, नमक मिक्स कर दिया था हमने किसके अंदर, पानी के अंदर। कोलोइडल सॉल्यूशन को आप समझ लो दूध के टाइप में, ये मिल्क है, और सस्पेंशन को आप समझ लो कि ये है मिट्टी, है ना, सैंड आपका पानी के अंदर। ये तीन आप अज्यूम कर लो, है ना, यही एग्जांपल भी है इनके, तो इससे आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा सब चीजें। कैसे, आप इन दोनों के डिफरेंसेस याद कर लोगे। सॉल्यूशन तो हमने पढ़ लिया था, अब मेरे को बताओ सस्पेंशन क्या है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर विजिबल फ्रॉम द नेक्ड आइज। अगर मैं पानी के अंदर मिट्टी मिलाऊंगा तो तुम्हें मिट्टी दिखेगी नहीं दिखेगी, आंखों से दिखेगी ना, तो दिख जाती है। अब मेरे को बताओ क्या दूध के अंदर तुम्हें फैट के पार्टिकल्स आंखों से दिख जाते हैं कि ये वाला फैट है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, नहीं दिखते, तो इसमें नहीं दिखेंगे। ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ये भी ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं इसके अंदर। अगर आपने पानी के अंदर मिट्टी डाली है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो मिट्टी के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, और वो पानी अलग रह जाएगा, मिट्टी नीचे तुम्हें अलग दिखेगी। बट क्या दूध के साथ ऐसा होगा, नहीं होगा। दूध आपका पूरा कंपोजिशन जो है वो ऐसी चीज बनी रहेगी और वो पूरा मिक्स रहेगा, वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइडल्स। अब इसमें आपको याद करनी है चीजें, ये इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लेगा कि जैसे मिल्क है ना, तो मिल्क इज ए फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ कोलोइड्स, तो क्या होगी, वो इमल्शन है। तो ऐसे आपको याद करना है। अब ये 8 तरह के हो सकते हैं कि आप लिक्विड को गैस के अंदर मिक्स कर दो, सॉलिड को गैस के अंदर मिक्स कर दो, गैस को लिक्विड में मिक्स कर दो, लिक्विड को लिक्विड में कर दो, सॉलिड को लिक्विड में कर दो, या गैस को सॉलिड में कर दो, लिक्विड को सॉलिड में कर दो, सॉलिड को सॉलिड के अंदर कर दो। एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, ये मैं याद करवा देता हूं। अभी सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो आपका सॉलिड सॉलिड बनेगा, बहुत सिंपल था। अब जब भी गैस के अंदर कुछ भी मिक्स करोगे ना, चाहे वो लिक्विड मिक्स कर रहे हो चाहे वो सॉलिड मिक्स कर रहे हो, तो वो बनेगा हमेशा आपका एरोसोल। ये भी याद हो गया सर। और क्या रहता है इसमें, फॉर्म, जब आप लिक्विड के अंदर या तो गैस मिक्स करते हो या आप गैस मिक्स करते हो सॉलिड के अंदर। कहने का मतलब अगर गैस के अंदर कुछ भी मिक्स करोगे तो बन जाएगी एरोसोल, और गैस को अगर मिक्स करोगे किसी के अंदर भी तो बन जाएगा आपका फोम। ठीक है, लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करने पे वो इमल्शन बन जाता है, सॉलिड को लिक्विड में करते हैं वो तो सॉल्यूशन होता है, वो तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, और लिक्विड को सॉलिड के अंदर करोगे तो वो आपका जेल बन जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पिछले चैप्टर को पीडीएफ भी आपको वहीं पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहां पे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे हुए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फुल फ्लेज बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।